सुप्रभात। अभी हम पढ़ेंगे असुरक्षित समूह या वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। ये असुरक्षित समूह कौन है, इसको देखेंगे, जानेंगे। भारत में जो गरीब हैं, जितना भी गरीबों की संख्या है, जिन्हें हम निर्धन या फिर पुअर मानते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे खास ग्रुप्स हैं जो काफ़ी प्रभावित हैं और असुरक्षित हैं। कहने का मतलब कि निर्धनता उन्हीं को बहुते हुआ है। आप कह सकते हैं कि अधिक निर्धनों में भी अधिक निर्धन वही है, गरीबों में भी गरीब। ये कौन लोग हैं? यदि सामाजिक समूह की बात करें, सामाजिक समूह कहने का मतलब जो सरकार बांटती है, सरकार जाति नहीं देखती है कि ये कौन कौन जाति है, इस आधार पर नहीं, बल्कि कुछ ग्रुप बना दिया गया है कुछ जातियों को लेकर के कि ये कंडीशन खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन, तो इनको इसमें रख देते हैं, इस ग्रुप में। तो इस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, जनजाति, फिर शेड्यूल, इन्हें हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं। और एक और दो वर्ग और है, वो है भूमिहीन किसान, जो गांव में रहते हैं। ऐसे किसान जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन कृषक, मजदूर कहलाए आप। ऐसे मजदूर जो किसानों वाले काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, अपना जमीन नहीं है। और चौथा है शहरों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मतलब जो डेली काम करते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं। ये सब ग्रुप काफी प्रभावित हैं गरीबी से। और इन किसी भी विषम स्थिति में यही लोग हैं जो काफी दिक्कतों का सामना करते हैं। अभी कोरोना के कारण काफी चीज बंद है और देश का जीडीपी बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, माइनस में 23 के आसपास चला गया है। बहुत ही बड़ी कमी है, यह कहने की बहुत बड़ा लॉस है, हमारे देश के विकास में बाधा है ये। उसका सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक मार इसी सब को पड़ने वाला है, पड़ भी रहा है, पड़ने वाला भी है आने वाले समय में। आप कुछ आंकड़ों पर देखें तो पाएंगे कि जो भारत में पूरे ओवरऑल जो गरीबों का जो औसत है, निर्धनों का औसत है, जो निर्धनता रेखा के नीचे रहते हैं, उनका औसत 26 है, 26। लेकिन अलग अलग समूह का देखें, ग्रुप का देखें तो पाएंगे उनमें काफी बड़ा अंतर है, बहुत का अंतर है। जैसे कि जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनमें से 100 में से 51 से भी अधिक लोग ऐसा है जिनको मूलभूत जरूरत से काफी दूर हैं। मूलभूत जरूरत मतलब कि भोजन है, पानी है, शिक्षा है, कपड़ा है, घर है, इस सब से काफी दूर है। 51 से भी अधिक आदमी, 100 में से 51 से भी अधिक आदमी के पास सुविधा है ही नहीं, जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं। यदि आप कभी डॉक्यूमेंट्री को देखें जो शेड्यूल ट्राइब पे होता है, काफी रोना आ जाएगा, या कम से कम आप मायूस तो जरूर हो जाएंगे कि सोचना पड़ेगा कि ये लोग कैसे रहते हैं। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके पास कम से कम पहनने के लिए काफी कपड़ा होता है, कपड़ा घर में है फिर भी नया कपड़ा आ रहा है। उन लोगों के पास कपड़े तो होते ही नहीं है उतने कि वो बस जैसे तैसे जी रहे होते हैं। उनके बच्चे थोड़ा कपड़ा पहने हुए हैं और उसमें जी रहे हैं। उनके लिए स्कूल नहीं है, भोजन जब तक हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि भोजन यही करेंगे या फिर आज यही बनने वाला है। उन लोगों का जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिनको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, जिन बच्चों को, तो अब देखेंगे ऐसे बच्चों को अपने आसपास ये ऐसे बच्चे मिल जाते हैं कि उनका पेट बहुत बड़ा होता है, बचपन में ही 4 साल के हैं, 5 साल के हैं या 2 साल के भी हैं, पेट बहुत निकला हुआ होता है और हाथ पैर से बहुत सूखा हुआ होता है, बहुत पतला होता है, वो कुपोषण के शिकार हो गए हैं।
यदि शहरी क्षेत्र में देखें, ये तो जनजातीय अनुसूचित जनजाति का था, शेड्यूल ट्राइब का ये आंकड़ा था। यदि आप शहर में रहने वाले लोगों को देखें जो अनियत मजदूर हैं, अनियत मतलब कि जिन्हें काम मिलता है नहीं मिलता है, एक दिन मिला दूसरे दिन मिलेगा कि नहीं पता नहीं, डेली जो वर्कर हैं, ऐसे लोगों में लगभग 100 में से 50 मतलब आधे लोग ऐसे हैं जिनको मूलभूत जरूरत अभी तक सुविधा नहीं मुहैया कराया गया या फिर मिलता ही नहीं है, जो मूलभूत आवश्यकता है तो उससे काफी दूर हैं। ऐसे ही जो अनुसूचित जाति है उनमें 43% लगभग 43% ऐसे लोग हैं जिनको मूलभूत जरूरत नहीं मिल पा रही है, जो मूलभूत आवश्यकता है उससे काफी दूर हैं। फिर भी अब देखें तो अनुसूचित जाति ही जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनकी स्थिति दोनों से ठीक स्थिति में है। ये सब अब देख पा रहे हैं, आंकड़ा बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा है। यदि आप 1 या 2 का कंपेरिजन करेंगे तो उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि किसी शेड्यूल हो सकता है कि शेड्यूल ट्राइब के किसी लोग के पास अच्छा सुविधा हो और जो शेड्यूल कास्ट उसके पास अच्छा सुविधा नहीं हो, लेकिन ओवरऑल जो आंकड़ा आया है पूरे भारत से उस ये आंकड़ा बता रहा है। फिर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है वो काफी प्रभावित हैं। भूमिहीन है और दिहाड़ी मजदूर हैं, 2 तरह की बात है यहाँ पे। भूमिहीन, अपना भूमि नहीं है, और दिहाड़ी मजदूर है, मतलब काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। जो भूमिहीन, गांव में जो भूमिहीन लोग हैं वो अधिकांशतः काम खेतों में करते हैं, उनको खेतों में काम मिलता है। अब जानते हैं कि खेत में कितना काम मिलता है, महीना पूरे साल में 4 से 5 महीना या बहुत से बहुत 6 महीना काम होता है। उस 6 महीना में भी सब दिन एक ही जैसा काम नहीं होता है, और दिहाड़ियों सब दिन एक ही जैसा नहीं होता है। और दिहाड़ी में भी देखेंगे तो रुपया पैसा नहीं मिलता है, कुछ और भी मिल जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो उनकी स्थिति काफ़ी विचित्र है, काफ़ी कह लें कि दयनीय है। पिछले कुछ सालों में एक रिपोर्ट आया था कि 1990 के बाद से 90 के दशक के दौरान जो अनुसूचित जनजाति है, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब एसटी को छोड़ करके बाकी जो ग्रुप हैं जैसे कि एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ग्रामीण गांव में रहने वाले भूमिहीन किसान हैं, जो भूमिहीन कृषक मजदूर हैं जो किसी दूसरे खेतों में काम करते हैं, शहरों में रहने वाले जो अनियमित मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन लोगों में निर्धनता में कमी आई है। मतलब उनकी स्थिति बेहतर हुई है पिछले कुछ सालों में। लेकिन हमको लगता है कि इस 20 में आने के बाद सबकी स्थिति चरमरा गई होगी, लेकिन आंकड़ा भी आना बाकी है। देखिए आंकड़ा कब तक आता है। आप भी इस बात को फील किए होंगे कि जिसके पास पहले ठीक स्थिति में सुविधा था, गांव के ऐसे लोग जो शहर में मजदूरी करते थे, गांव में किसानी करते थे, या फिर गांव में ही दिहाड़ी करते थे, वो राजमिस्त्री हो या राजमिस्त्री के साथ काम करने वाला मजदूर हो, उनकी स्थिति काफी दयनीय हुई है। ये कमी आई है, निर्धनों की संख्या में कमी आई है, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब को छोड़ करके। अब देखेंगे अभी कि जो निर्धनों में भी निर्धन कौन है। पॉवर्टी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन उस गरीब में भी गरीब कौन है देखेंगे। इस परिवार में भी, ये तो सामाजिक समूह का भी बात की है, यदि एक परिवार की बात कर लें, परिवार में 5, 7, 10 व्यक्ति रह रहे हैं, उस परिवार में भी सबकी स्थिति ठीक नहीं है। सब कठिनाई से, अलग अलग लोग कठिनाई से जी रहे हैं। इनमें जो महिला है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा में भी जो लड़की होती हैं और बूढ़े लोग हैं, इनकी स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। ये लोग गरीबों में भी गरीब कहे जाते हैं। अब आप इसे अपने घर में से रिलेट नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि संभव है, ये पूर्णतः संभव है। मैं मानता हूं कि आपके घरों में ऐसा स्थिति ना हो और सबको समान रूप से देखा जाता हो। आप लोग जिस फैमिली से आ रहे हों, संभव है कि वो उनमें ऐसी स्थितियां नहीं हो, लेकिन गांव के उस हिस्से को जा करके देखिए, उस हिस्से में जहां घर अच्छे मकान नहीं है, जहां जिस घर के लोग मजदूरी करते हैं, उन घरों में जा करके देखिए। जहां जिन घरों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं और खुद गार्जियन भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन घरों में जाके देखिए क्या दिखता है। देखेंगे कि
महिलाएं कम सुविधाएं प्राप्त कर पाती हैं, लड़कियां भी जो होती हैं कम सुविधाएं प्राप्त कर पाती हैं। जो मर्द होते हैं या फिर जो लड़का होता है उनको ज़्यादा सुविधा मिलता है। जो बूढ़े लोग हैं उनको भी कम सुविधा मिलता है। जो बूढ़े लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं उनको और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। कई तरह की स्थितियों को वो लोग फेस करते हैं और ये लोग गरीबों में भी गरीब कहे जाते हैं। एक हम कहानी देखते हैं, आपके बुक में ही दिया गया है, शिवरमन भैया का। शिवरमन जो है तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के करूर कस्बे के। करूर ऐसा कस्बा है जो हथकरघा और बिजली से चलने वाले करघा से, बिजली करघा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कपड़ा उद्योग है। शिवरमन जो है गांव उसी करोड़ के आसपास के गांव में है और उस गांव में लगभग 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन मोची जाति का है। मोची समझते हैं आप कौन सी जाति होती है? लेकिन तमिलनाडु की स्थानीय भाषा में इसे आर्यू थांथियार कहते हैं। आर्यू थांथियार। तमिल भाषा में इस मोची को आर्यू थांथियार कहा जाता है। शिवरमन जो है यह प्रतिदिन 50 रुपया कमा लेता है। यह बुक कुछ दिन पहले छपा था तो उस हिसाब से थोड़ा रेट कम है, लेकिन अब उसकी रेट बढ़ी है। अब इसे अपने परिवेश से जोड़ करके देखें, वो 300 रुपया हो सकता है अभी के दौर में। जो मजदूरी करते हैं लोग, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, 300 के आसपास है। तो शिवरमन आपके बुक के अकॉर्डिंग शिवरमन जो है 50 रुपया कमा लेते हैं, लेकिन अभी के दौर के अकॉर्डिंग देखें अनुसार तो वह 300 के आसपास होगा। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, मिस्त्री की बात नहीं। मिस्त्री किस तरह के भी हो सकते हैं, किसी तरह के भी। तो और वह जो है खेती के समय में इससे काम मिलता है। बाकी वो खेती के समय में आप जानते हैं कि 4 से 5 महीना काम मिलता है, या बहुत से बहुत 6 महीना काम मिल जाता है। बाकी का जो समय है वह छोटा मोटा काम कर लेता है और उसके लिए उससे बहुत ही कम रुपये, लगभग 25 रुपया मिलता है। जब खेती का समय होता है तो उसे 50 मिल जाता है, जब खेती का समय नहीं होता है तो उसे 50 के बदले 25 रुपया मिलता है। उसकी जो पत्नी है शशिकला, वह भी शिवरमन के साथ काम करती है। शशिकला लेकिन काफी आमदनी जुटा नहीं पाती है। लेकिन जब काम नहीं होता है खेती बाड़ी के अलावा तो उसे कभी कभी काम मिलता है, सब दिन काम नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। और परिवार में लगभग 8 सदस्य हैं, कुल 8 सदस्य, लगभग नहीं कुल 8 सदस्य हैं। और इस 8 सदस्य में एक शिवरमन की माँ भी है जो 65 साल की है और बीमार है। वह अपने डेली एक्टिविटी भी नहीं कर पाती है, उसके लिए भी उसे हेल्प चाहिए। जो नेचुरल एक्टिविटी होता है उसके लिए उसे हेल्प चाहिए। शिवरमन की एक बहन भी है जो 25 साल की है और अभी शादी नहीं हुई है। शिवरमन के घर में 1 से लेकर के 16 साल तक के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़की है और 1 बेटा है। और चारों में से कोई स्कूल नहीं जाता है। बेटी को स्कूल भेजना ये चाह के भी नहीं भेज सकते, बेटा को भी चाह के भी नहीं भेज रहा है, बेटा भी छोटा ही है। शिवरमन चाहता है कि बेटी का जो हम अभी पढ़ाएंगे तो शादी के समय में पैसा कहाँ से आएगा, इसकी तो एक दिन शादी भी तो करनी है और उस शादी के लिए पैसा चाहिए। तो अभी जो पढ़ा के बर्बाद करेंगे रुपया तो शादी के समय में कहाँ से लाएंगे पैसा। तो शादी के लिए ये पैसा बचे, इसलिए ये अभी पढ़ा नहीं रहे हैं बेटियों को। जो शिवरमन की माँ है, चूंकि बहुत कष्ट के जीवन को जी रही है, इसलिए उसकी इच्छा नहीं है कि अब हम जिए, मरने की ही इच्छा है, लेकिन भगवान कब उसे ले जाए पता नहीं। सबसे बड़ी जो लड़की है शिवरमन की, वह घर पर ही रहती है और घर का काम काज संभालती है। शिवरमन जो है अपने बेटे को एक बड़े से स्कूल में, अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता है। उसकी इच्छा है कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छा करे और उसे पढ़ाने की ललक है। उसकी जो बहन है, उसकी बहन का, शिवरमन की बहन का, शिवरमन की पत्नी के साथ
ठीक से बनता नहीं है, हो हल्ला या झंझट हो ही जाता है। साथ वो कहते हैं ना, भोजन ननद वाला झगड़ा, वो होते रहता है। और शिवरमन की पत्नी जो है वो उसे उस शिवरमन की बहन को अपना बोझ मानती है, लेकिन शिवरमन चाह करके भी उसकी शादी नहीं कर पाता है, क्योंकि उतने रुपए नहीं है कि उस अपनी बहन के लिए वह एक अच्छा दूल्हा ढूंढ पाए। परिवार में हालांकि 2 जून की रोटी, मतलब 2 वक्त की रोटी काफी मुश्किल से व्यवस्था हो पाती है, फिर भी कभी कभी शिवरमन जो है अपने बेटे के लिए थोड़ा दूध ले आता है। अब सोचिए, एक तमिलनाडु के करूर कस्बे के एक गांव की कहानी थी। ऐसा ही हमारे आसपास में कई ऐसे लोग हैं जो रहते हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें कुछ बात को सुन करके आश्चर्य होता होगा, या जो भी मैं बताने वाला हूँ। क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जो दूध कभी कभी पीते हैं या खाते हैं, दूध कभी कभी पीते हैं या खाते हैं। उनके लिए अच्छा व्यंजन कभी कभी होता है। त्योहार समझ लीजिए, त्योहार है तो होता है दही, वह कभी कभी खाते हैं। इच्छा है खाने की, खाने में मन भी लगता है, लेकिन कभी कभी खाते हैं क्योंकि उनके पास मजबूरी है कि खरीद नहीं सकते हैं दूध को। कुछ मैं फैक्ट बताने वाला हूँ, समझिए। अभी गरीबी की बात हो रही थी, आप ये भी जानेंगे कि ऐसे लोगों के पास जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट है ना, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो अपने चाल चलन से भी थोड़े गरीब हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कमाते हैं ना, कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा वो खुद के खाने पीने पर खर्चा कर देते हैं। अब सोचिए अपने आसपास में, देखिए थोड़े ऐसे लोगों के बारे में सोचिए कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो काम करता है, वो काम करके आता है, वो 300 रुपया कमा के आता है और 300 में 100 रुपया तक वह पीने में खर्चा कर देता है। वह खैनी खाता है, बीड़ी पीता है और शाम को वह ताड़ी पीता है। जब उससे पूछा जाए कि क्यों पीते हो ताड़ी, तो कहता है कि ताड़ी नहीं पिएंगे तो अगले दिन काम कैसे करेंगे। ये जो है थकान दूर कर देता है। अरे पगला, थकाने दूर करवाना है तो मालिश करवा लो घर में जा करके, कुछ अच्छा चीज खा लो ताकि ताकत आए शरीर में। दूधे खा लो, 100 रुपया का दूध तुम पूरे परिवार मिलके खा लेगा। ये बुद्धि नहीं होता है। ऐसा गलती करता है ये लोग अनजाने में ही, या जानता भी है कि इससे पैसा खर्चा होता है, फिर भी मजे के लिए पीता है क्योंकि आदत हो गई है। तो कई कारण है इन लोगों का गरीब होने का और गरीब रहने का। अशिक्षा भी उसमें बड़ा कारण है, समझदारी नहीं है और समझाने वाला भी नहीं है। बीड़ी तो दुखबे करेगा। तो गांव में ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो इस तरह के हैं और शिवरमन की कहानी को दर्शाते हैं। तो समझिए, थोड़ा अपने आसपास गांव के किसी ऐसे क्षेत्र में जाइए, ऐसे कोने में जाइए जहां ऐसे लोग रहते हैं, कम जमीन है और घर में जो सदस्य हैं उसकी संख्या अधिक है, बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, सड़क पे लौट रहे हैं, खेल रहे हैं और काफ़ी तकलीफ में रह रहे हैं। तकलीफ मत तो खाने पीने की में भी दिक्कतें होती हैं। भरपेट तो खा लेते हैं, लेकिन क्या खाते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है, कि वो अच्छे या लजीज भोजन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए उनके बारे में थोड़ा, तो आप रिलेट कर पाएंगे इस चैप्टर को, जिसे कहते हैं ग्राउंड जीरो पर तहकीकात करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और इसमें मुझे लगता है 2 या 3 क्लास लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।